गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड में आपका स्वागत है। वेलकम टू यू न्यू डायमंड। मैं विक्रम कुमार। आज जो है क्लास नहीं है। क्या है? क्लास नहीं है, बट आज जो है एक्सपेंसेस करना है कि मैं बता दूं पहले से कि जैसे मैं क्लास करता हूं यूट्यूब पे तो कोई न कोई रहते हैं, या तो कैमरा पे रहते हैं या तो छोटी मोटी हेल्प के लिए रहते हैं। उसमें से एक लड़का है दीपक कुमार, और वो सिर्फ देखता है कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, और कॉपी भी रखता है और क्लास भी कर लेता है। तो उसको कुछ ऐसा अनुभव हुआ है हमको कि उसको कुछ देखते देखते पढ़ते पढ़ते जितना भी सब्जेक्ट होते हैं वो क्या हो जाता है, उसको याद हो जाता है। उसको ध्यान से देखता है घर पर भी। तो मैं कॉल करता हूँ दीपक कुमार को। दीपक कुमार आ जाइए। सबसे पहले मास्क लो, वहाँ है ना। सामने में, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं उसको बुलाऊंगा, इसलिए मैं दीपक कुमार को बुला रहा हूँ। उसको भी अचंभित लग रहा है। तो दीपक कुमार आ गया है, तो मैं अभी कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं इसको मास्क दे रहा हूँ। लीजिए, आप पहले मास्क पहन लीजिए। और उसके बाद माइक भी उसी के पास में लगा देता हूँ, जिससे उसको बोलने में आसानी हो। मैं पीछे जो है सब्जेक्ट में चैप्टर 1 10th का जो है 10th का जितना भी सब्जेक्ट था जो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसी के मैटर पर मैं इससे बात करूँगा। और ये देखिए कितनी आसानी से फाइल देखे तो ऊपर वाला जो उधर रखोगे अलग से जो रखा हुआ है वो आगे वाला जो अरे तो उस आधार पर मैं चलूँगा। तो मैं दीपक के बता दूंगा कि गुड मॉर्निंग, जय हिंद ज़रूर कर दें। सभी साथियों सुन रहे होंगे। और मैं कल के वीडियो में बोला था सब्सक्राइब अवश्य करने के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आगे मैं दीपक कुमार के हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो बोल चलिए, एक मिनट और इसको डिटेल्स बता दें। देखिए, क्लास जो 10th का जो है केमिस्ट्री चैप्टर 1 है, उसका पूरा 16 पेपर मेरे पास तैयार है। 16 पेपर जो 4 वीडियो में अपलोड किया गया है, उसी से क्वेश्चन मैं इनसे पूछूंगा और ये जवाब देंगे, ठीक है। और ये इसी से पता चल लगा कि ये कौन क्लास का स्टूडेंट है और क्या रिक्वायरमेंट लिए हैं, ये आपको पता चल जाएंगे देखते ही के साथ। चलिए, मास्क खोलने का प्रयास करें। गोइल कौन खोलेगा जी? दिक्कत नहीं है, कोरोना नहीं उतना नीचे कर लेना चाहिए था। चलो ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ फर्स्ट। तैयार है क्वेश्चन देने के लिए? यस। पहले आप लोग जितना दोस्तों देख रहे हैं उसके बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सभी दोस्तों, मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। माय नेम इज दीपक कुमार, माय फादर नेम इज मंटू दास, आई लिव एट हरिचक, I read in class 8.
और माय फेवरेट टीचर इज विक्रम सर। चलिए धन्यवाद। ये जो है ना हमारा नाम भी बोल दिए हैं और फेवरेट में भी बोले हैं, तो मैं इनको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप लोग भी अवश्य शुक्रिया अदा कीजिएगा इनका। चलिए थैंक यू। क्वेश्चन आपको सब याद है 10th का? ये जो चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का है, क्वेश्चन कुछ याद है इसमें? यस। जोर से बोलना है, आवाज़ जो कैच हो जाए। मुझे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन याद हैं। याद है तो ठीक है, उतना सटाने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी रहेगा माइक पता चल जाएगा। तो चलता हूँ। पहले चैप्टर का नाम है, क्या नाम है पता है आपको? फर्स्ट चैप्टर 10th का क्या है? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम है। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दीपक कुमार से, तो आप लोग सुनिएगा और इनका जो है याददाश्त कितनी अच्छी है और क्या है वो आप लोग डिटेल्स दीजिएगा। कमेंट भी दे सकते हैं, लाइक भी दे सकते हैं और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये चैप्टर में पूरा याद है ना? यस। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया से। कुछ इसका फॉर्मूला याद है इक्वेशन का, मतलब समीकरण और कुछ याद है इसको कैसे बोला जाए? जैसे समीकरण में NaCl। लिख के बता सकते हैं? यस। तो लिख के बताइए। इसको आप यहाँ रख लीजिए। चलिए अब लिख के बताइए। जैसे जोर से, जैसे नहीं लिखना है, बस डायरेक्ट लिखना है फार्मूला आपको, और बड़ा अक्षर लिखिए। NaCl प्लस Cl अभिक्रिया के चिन्ह के बाद हम इसको NaCl बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे चलता हूँ। क्वेश्चन है इसमें, जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें क्या बनते हैं? दो कोई तो बनते होंगे ना? जब रासायनिक अभिक्रिया बनते हैं तो इसमें 2 बनते हैं जो अभिकारक और प्रतिफल कहलाते हैं। अभिकारक कैसे बनता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, आगे देखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही अभिकारक कहलाते हैं। इसको समझाइए, अभिकारक कौन हुआ, प्रतिफल कौन हुआ? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया कैसे ही लोग समझेंगे, मतलब उसको बताइएगा तब ना। जैसे एक ऑप्शन है यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, इसको आप लिख के बता सकते हैं ना, H2Cl2 का। जैसे इक्वेशन H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया के चिन्ह के बाद हम इसको 2HCl बनाएंगे। अच्छी बताइए, इसी को रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। यस। इसको आप लिख के दिखा दीजिए। आप बताइए प्रतिफल कौन है और अभिकारक कौन है, लिख के बताइएगा लाइन खींच के। अभिक्रिया नहीं लिखना है, अभिकारक और मतलब क्या है, अभिकारक और प्रतिफल कौन है सो बताइए आप। अभिक्रिया के दाईं ओर इधर दाईं ओर प्रतिफल होंगे। हाँ। और अभिक्रिया के बाईं ओर अभिकारक होंगे। बाईं ओर ये हो गया, तो लिख बता दीजिए अभिकारक ये है और प्रतिफल ये है। इतना छोटा हम लिखें कि पता ही नहीं चलता होगा कैमरा पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझ गए कि अभिक्रिया जो चिन्ह होता है, ये बीच वाला तीर का निशान है जिसको हम रिएक्शन लिखा गया है, जो आपको दिखाई भी नहीं देता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभिकारक कौन हुआ? तीर से पहले, और प्रतिफल कौन हुआ? तीर के बाद। तो चलता हूँ अगला क्वेश्चन के लिए। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु टूटकर परमाणु में बदल जाते हैं, पुनः वो दोनों संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। यही रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहलाती है।
तो इसमें कुछ उदाहरण और याद है आपको, बोल सकते हैं? नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है और कुछ दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया क्रिया विधि में कुछ और है, मतलब ऑप्शन कुछ और है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं उधर देख के बोलिए। इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं जो मुख्यतः 5 निम्नलिखित हैं। गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। सुनेंगे ऐसे न बोल रहे हैं कि पता ही नहीं चलेगा, अस्थिर से बोलिए, स्लो मोशन में बोलिए। इसमें रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं होती है, ये मुख्यतः 5 निम्नलिखित है। गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। गैस की उत्पत्ति के परिभाषा में चलेंगे तो बुलंद आवाज़ में बोलिए जिससे सभी को अच्छी तरह से आवाज़ जाए। करंट ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है, और इसका उदाहरण दानेदार जस्ता की अभिक्रिया और कणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और सोडियम कार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसे गैस की उत्पत्ति कहते हैं। अब दूसरा नंबर में रंग परिवर्तन। अवक्षेप का बनना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप के रूप में विलयन में से पृथक हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड को सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट को सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। उसके बाद 3 नंबर में हम चलेंगे जो है रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। से पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित किया जाए तो वो हरा हो जाता है। ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। इसमें 2 ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होते हैं। ऊष्माक्षेपी जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माशोषी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। अब चलेंगे लास्ट अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के अवस्था में भी परिवर्तन होता है, और इसमें रासायनिक अभिक्रिया जैसे अवस्था में क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिस समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके रासायनिक अभिक्रिया नहीं बोलना है, अभी बोलना है आपको संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना उसका नाश होता है, आप कंफर्म है ना? यस। ठीक है। तो अगला चलता हूँ, अनुमान द्वारा संतुलन विधि किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक सरल विधि है, उसे अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं। बस इतना ही आंसर है इसका? चलिए ठीक है। अब जो है इसका कुछ संतुलन करने के फॉर्मूला मतलब आप बता सकते हैं सभी को, मतलब सूत्र लिख के बता सकते हैं कि कौन संतुलित करना है, कैसे संतुलित करना है, लिख सकते हैं। जैसे आपका जो ये समीकरण है लिख के संतुलित कर सकते हैं। नहीं करना चाह रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये बताइए कि ये आपका संतुलन विधि तो आपका नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समीकरण को संतुलित करने के लिए ये जो है आपको आता है ना? यस। मैं बोलूँगा क्वेश्चन उसको संतुलित कर दीजिएगा ना? यस। ठीक है। तो इसको सूखा कपड़ा उधर से लाइए। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए आप, समीकरण लिखना है आपको, और थोड़ा फ्रेश में लिखिएगा, बड़ा बड़ा राइटिंग में लिखिएगा जो दिख रहा है, क्योंकि आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको शो करना है। क्या शो करना है? लिखना है आपको Fe लिखना है और प्लस H2O, और अभिक्रिया का चिन्ह बढ़ा दीजिए, और
हो गया कोई दिक्कत नहीं। और लिखिए Fe3, ये इसके लीजिए तो Fe3O4 प्लस H2O, इसको आप संतुलित कैसे कीजिएगा? इसमें Fe3 एक है हाँ, और इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अच्छा। इसमें Fe3 है और ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो चलिए, तो इसमें प्लस देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसको संतुलित कैसे कीजिएगा? हमको समझा के बोलते जाइएगा, सभी आदमी समझेंगे। इसको संतुलित करने के लिए हमको इतना इसमें पुराना होगा। इतना मतलब कितना? 3। चलिए 3 पुराइए तो, इसलिए इसमें हम देंगे 3Fe चलिए बहुत अच्छी बात है। प्लस, चलिए इसको फिर से समीकरण को बनाइए, बोल। इसमें Fe 1 है और हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब क्रिया के चिन्ह के बाद इसमें Fe3 हो गए हैं और ऑक्सीजन 4 हो गए हैं और हाइड्रोजन 2 हो गए हैं। इसलिए हमको इसमें Fe3 पुराना है, इसलिए हम लिखेंगे 3Fe प्लस, खरा रखिए इसको तब अच्छा रेटिंग होगा। हाँ, प्लस इसमें 2 है तो हम इसमें 4 पुराएंगे, 4H2O। कैपिटल होना चाहिए। कैसे लिखते हैं जो दिखाई नहीं देता है? उसके बाद ऐसे रख। हाँ, अभिक्रिया के चिन्ह के बाद इसमें हम देंगे Fe3 प्लस O4, उसके बाद H2। अब इसमें 4H2। अब इसमें Fe3 3 हो गए हैं और ये हाइड्रोजन 8 हो गए हैं और ऑक्सीजन 4 हो गए हैं। और अब क्रिया के चिन्ह के बाद इसमें Fe3 भी 3 हो गए हैं और ऑक्सीजन भी 4 हो गए हैं और हाइड्रोजन 8 हो गए हैं। ये यहाँ तो 4 लिखल था, यहाँ 2 लिखल, ये 8 कैसे होगा? इसको गुणांक करके हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक समीकरण के द्वारा आपको समझाया गया है और बहुत अच्छा समझाया गया है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देने के लिए तैयार हैं आप? यस। तो उठाइए, आप नहीं उठाइए। हाँ, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या क्या होती हैं? रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं निम्नलिखित है। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देता है। अच्छा। अभिकारकों एवं प्रतिफलों की सूत्र की जानकारी देता है। अच्छा। यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन पदार्थ का निर्माण होता है। अच्छी बात है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है। बहुत अच्छी। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं के अपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों की अनुपात की जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों की अनुपात की जानकारी देता है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें आप जो है फॉर्मूला से समझा सकते हैं कि सूत्र में कौन मतलब कैसे कैसे ये जानकारी दे रहा है। जैसे मुझे याद है N2 + 3H2 वाला लिखाए थे, याद है आपको? जिसमें अणु परमाणु कितना संख्या होता है, याद है? यस। तो उसको आपको बताना है सभी दोस्तों को, तो आप बता सकते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं आप, तो लिख के बताइए। तो इसमें हम एक इक्वेशन लेंगे। इसमें N2 नाइट्रोजन प्लस 3H2 हाइड्रोजन, इसके बाद अभिक्रिया के चिन्ह के बाद 2NH3। स्मॉल h नहीं होता है, स्मॉल तो देना ही नहीं है समीकरण लिखने वक्त। अभिक्रिया के चिन्ह के बाद 3NH 2NH3 समझाइए। ये हो जाएंगे नाइट्रोजन। इसमें परमाणु
पहले इस सब का नाम लिखवा दीजिए पहले। नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और अब क्रिया करके ये अमोनिया बनते हैं। 12 अक्षर लिखिए, पूरा फ्री है आपका जगह। अब इसमें परमाणु की संख्या 2 होते हैं और 1 मोल होते हैं, 28 ग्राम होते हैं और 1 आयतन होते हैं। दाब को नहीं लिखिए, उसी लेके नहीं निकलता है। और ये एसटीपी पर 22.4 लीटर होते हैं। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 होते हैं, 3 मोल होते हैं, 6 ग्राम होते हैं, 3 आयतन होते हैं और इसका 3 गुने 22.4 लीटर होते हैं। और अमोनिया में 2 अणु होते हैं, 2 मोल होते हैं, 34 ग्राम होते हैं और 2 आयतन होते हैं। एसटीपी पर क्या होगा? एसटीपी पर इसका 2 गुने 22.4 लीटर होते हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे मिल रहे हैं, समझाया भी जा रहा है। अब कह रहा है रासायनिक समीकरण की सीमाएं, अगर जो आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। रासायनिक समीकरण की सीमा में सभी अभिक्रिया एवं समीकरण छुपा के रखता है। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन पे चलूँ तो रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण की सीमाएं को ख़त्म हो गया। मैं बता दूं कि आपका जो है 2 पेपर जो मेरे पास था वो क्लियर हो चुका है। अगला पेपर के लिए मैं चला हूँ। तो ये बताइए, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है? रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने में यह अभिकारकों में प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देता है, ऊष्माक्षेप एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी देता है, गैस के उत्सर्जन की जानकारी देता है, अवक्षेप बनने की जानकारी देता है और अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी देता है और अभिक्रिया की उत्क्रमणता की जानकारी देता है। तो इसमें कुछ विशेष बता सकते हैं? इसमें फर्स्ट से बोलिए। इसमें अभिकारकों और प्रतिफलों की जानकारी के लिए इसमें अभिकारकों की जानकारी, उनके संकेत या सूत्र ठीक आगे कोष्टक में ठोस पदार्थ के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G अंकित किया जाता है और पदार्थ के जलीय विलयन के लिए AQ अंकित किया जाता है। इसका समीकरण आपको याद है? Zn + H2SO4 ये सब याद है? नहीं। अब चलिए आगे चलिए। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी बताइए। तो ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा दिया जाता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा दिया जाता है। हाथ का यूज किया कीजिए। जब समझाना चले हैं तो हाथ रहेगा, जितना उतना दोस्तों को अच्छा लगेगा। हाथ की इशारा से भी समझ सकता है। ठीक है, आगे चलिए। गैस के उत्सर्जन की जानकारी बताइए। यदि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है, और ऊपर हाथ उठाइए, क्योंकि वीडियो में आपका हाथ नीचे रहता है, और ऊपर उठाइए। अपना शरीर के चेस्ट के सामने हाथ लाइए, समझा के दोनों हाथ का उपयोग कीजिए। यदि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के ठीक बाद नीचे की ओर तीर का चिन्ह दिया जाता है, नीचे की ओर। और उत्सर्जन में ना अवक्षेप बनने की जानकारी के बारे में बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों की जानकारी निर्मित प्रतिफलों के अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया चलिए, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोल दूं इधर, तो क्या बोले? यदि अभिक्रिया अवक्षेप बनने की फिर से बोली जानकारी आप। यदि रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा देख लो के फलस्वरूप निर्मित अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। पृथक होता है तो उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के प्रतिफल के संकेत या सूत्र ठीक नीचे में
ठीक बाद ऊपर की ओर तीर का चिन्ह दिया, ऊपर में जगह नीचे की ओर तीर का चिन्ह दिया। स्पेस बचा हुआ है ऊपर में, थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा और दे दीजिए। चलिए अगला बोलना है आपको, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी कैसे दीजिएगा? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी, इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह, इसके जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर के चिन्ह, ताप, दाब, सौंदर्य, उत्प्रेरण आदि शर्तों का निर्देशन किया जाता है। अच्छा, इसमें आप उदाहरण देख नहीं समझा सकते हैं? समझा सकते हैं? यस। तो जोर से बोलिए कि सभी सुने। चलिए उदाहरण नहीं देना अभी, लिखिए अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी बताइए। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच विपरीत दिशा में 2 तीर चिन्ह दिया जाता है। अच्छा ठीक है, अब इम्पोर्टेंट आ गया है जो मैं वीडियो में पढ़ाया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी आते थे, और ये है आपका विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आप विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का जवाब दे सकते हैं? यस। दीजिए तो जोर से। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार की ये वियोजन, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वैद्युत 2 नंबर बोल के बोलिएगा जिसे मैं मिला सकता हूँ। 1 नंबर संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। डिकम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अब इसका विस्तार से इसका जवाब दे सकते हैं 1 2 3 करके। 1 नंबर क्या था आपका? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। हाँ, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया में किसी पदार्थ के तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखिए मैं ये मिलाने पे लगा हूँ, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, बात करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं जिस काम से आया हूँ वो काम आपके सामने में शो हो रहे हैं, इसलिए मैं चलो इसका कुछ और उदाहरण भी हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया का। जैसे 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, एक यौगिक और एक तत्व के बीच संयोजन अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, मतलब अभिक्रिया लिख नहीं सकते हैं आप, समीकरण लिख नहीं सकते हैं? नहीं। अच्छा चलिए तो इसके बारे में और कुछ जानकारी है इसमें संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया में? नहीं। चलिए अब एक दूसरा क्या था? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो दूसरा बोलिए तो। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में किसी तत्व के 2 बड़े अणु टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। किसी यौगिक के गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। चलिए और कुछ है इसमें आपके पास? वियोजन अभिक्रिया में और कुछ है इसमें आपके पास? नहीं है, ताकि बढ़ें। तीसरा बोलिए। वैद्युत अपघटन, इसमें कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड है एवं क्लोराइड्स है। वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं ये आप बोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। हाँ, तो ये बोलिए फिर से। द्रवित कार्बन ऑक्साइड के विद्युत धारा के प्रभाव करने पर विद्युत अपघटित हो जाती है। यही विद्युत, चलिए ये विद्युत अपघटन हुआ ना। और अगला क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 यौगिक अपने परमाणु या परमाणुओं के समूह को 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अब कुछ और इसमें है आपके पास? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलिए तो।
किसी रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपनायनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसे ही उभय विस्थापन अभिक्रिया। मतलब आप ये नहीं समझा सकते हैं कि कैसे बन रहा है विस्थापन अभिक्रिया, ये समझा सकते हैं तो लिख सकते हैं। से इसका एक इक्वेशन होता है एक्स वाई वाला है इसमें दिया हुआ, एक्स वाई प्लस ए बी। ए स्मॉल का है लिखते हैं आपको, अभिक्रिया के कैपिटल लिखिए, थोड़ा सा परेशानी है इसमें। अभिक्रिया के चिन्ह के बाद हम इसको एक्स बी प्लस बी स्मॉल लिखे ए वाई देंगे, और एक है NaCl प्लस AgNO3। इसमें अभिक्रिया के बाद AgCl अवक्षेपण के चिन्ह प्लस NaNO3 बनते हैं। इसमें धनायन ऋणायन के बारे में बता रहा है, कि इसमें धनायन ऋणायन बता सकते हैं कौन कौन है? जैसे इसमें दिया हुआ है एक्स पर जो है धनायन है, वाई पर ऋणायन है, तो इसमें क्या है ध्यान से देखिए ना, यहाँ प्लस माइनस करके है। ये कैथोड पर है। अच्छा। और ये एनोड पर। अच्छा, ये कैथोड पर। अच्छा, और ये एनोड पर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कुछ इसके बारे में जानते हैं? इसका अगला जानते हैं तो अवक्षेपण अभिक्रिया बताइए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, इनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया इनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन में से पृथक हो जाता है। अच्छा। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत जवाब अच्छे, 6 का जवाब मिल चुका है। 7 में चलते हैं। 7 में क्या है आपका? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अच्छा, बोलिए तो। कुछ रासायनिक अभिक्रिया है, कुछ नहीं है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है। चलिए ठीक है। और अगला क्या है? 8 नंबर प्रकाश रसायन अभिक्रिया। अच्छा, इसका इंग्लिश भी नाम याद है आपको? यस, बोलिए तो। फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, चलिए बोलिए, इसका परिभाषा दीजिए आप। कुछ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब नम्मा और लास्ट है आपका, जो आप बोले थे उपयोगी बनाने के लिए, उसमें नम्मा है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। इसका इंग्लिश भी नाम याद है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा ठीक है, इसका परिभाषा। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। चलिए, तो हमको ये दोनों का अलग अलग परिभाषा दीजिए, ऑक्सीकरण अवकरण का। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है और किसी यौगिक के साथ हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। बहुत बढ़िया बात है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है और किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे चलता हूँ। अब है और कुछ है इसमें, आप बता सकते हैं? ऑक्सीकारक एवं अवकारक जो है, दूसरा एक और उदाहरण इसमें दिया हुआ है। आपको पता है ऑक्सीकरण एवं अवकारक किसे कहते हैं? 2 गेस्टार में दिया हूँ, इसमें लिखा हुआ है जिस पदार्थ में ऑक्सीकारक होते हैं वे अवकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक जिस पदार्थ में अवकारक होते हैं वे ऑक्सीकारक होता है, उसको ऑक्सीकारक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन दिया हुआ है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव बताइए आप। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव: भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का दुर्गंधित होना, रेंसिडिटी ऑफ फूड, संक्षारण, क्रोसियन और दहन की क्रिया, कंबसन। इसका एक एक करके उदाहरण देख समझा सकते हैं? बढ़िया समझाइए जो आपको समझ में आए। मतलब भोजन के बारे में बताइए, भोजन के पाचन के बारे में बताइए, हाथ का उपयोग कर भोजन कैसे पाचन होता है इसके बारे में बताइए। हमारे भोजन में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, रहता है, पाचन क्रिया के क्रम में यह स्टार्च अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। ऐसा कोई है उदाहरण आपके पास? नहीं है। तो भोजन का पाचन कैसे होता है ये हमको समझा सकते हैं ना? भोजन कैसे पचता है ये समझा सकते हैं ना? भोजन जब हम मुंह में लेते हैं तभी से। कहाँ है आपका मुंह को दिखा? भोजन जब हम मुंह में लेते हैं तभी से उसका पाचन शुरू हो जाता है। अच्छा, और आगे?
भोजन का दुर्गंधित होने के बारे में बताइए एकदम दिल खोल के। भोजन दुर्गंधित मतलब कैसे गंध उसका अलग हो जाता है, इसके बारे में बताइए। 2 नंबर आपका क्वेश्चन। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, आगे सामने देखिए। भोजन में कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाते हैं, इसलिए वो दुर्गंधित। कार्बोहाइड्रेट अलग होने ये नहीं होगा। भोजन को दुर्गंधित कैसे होते हैं ये बताना है आपको सबको। दुर्गंध कैसे देता है, पहले हम खाते हैं गरम खाते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है गरम खाते हैं सो, और फिर ठंडा होने के बाद ये लिखा हुआ है। इसका जवाब दीजिए आप। जब हम खाना गरम बनाते हैं तो वो बहुत सुगंधित होता है, जब वो कुछ देर के बाद दुर्गंधित हो जाता है। हाँ, तो इसका रख रखाव और बचाव कैसे कर सकते हैं? हाथ उठा के बोला कीजिए, हाथ से बताइएगा तब न समझेंगे कि आप बता रहे हैं। लग रहा है आप खड़े हैं और सब सुन रहे हैं। इसको हम बचाव के लिए जैसे क्योंकि कैमरा आपको हाथ नीचे इसको नहीं बचाव के लिए जैसे हम अपने रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख सकते हैं। खाना को बचाव के लिए जैसे रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन और बताइए। ये बॉक्स उक्स में भी रखा हुआ है, इसमें जैसे पॉट का जो पॉट मार्केट में मिलता है उसमें भी रख सकते हैं, उसमें भी खराब नहीं होता है, दुर्गंध नहीं होता है। संचालन के बारे में बताइए। हाथ ऊपर रखिए, जब भी आप समझा रहे हैं तो हाथ ऊपर रखिए। अभी भले आप पेट में हैं लेकिन आप एक काम अच्छा कर रहे हैं तो इसलिए हाथ ऊपर रखिए। हौसला बुलंद करके हाथ जब भी रखिए तो अपने सिर के सामने रखिए, सिर के सामने हाथ रखिए ऐसे। हाँ, तब बोलिए। कोई भी मैटर हो तो दोनों हाथ का यूज कीजिए, एक हाथ का। 2 हाथ है आपके पास है ना, तो दोनों हाथ का यूज कीजिए। मैं ये आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। जब भी हाथ रखिए समझाने वक्त दोनों हाथ का यूज कीजिए, तभी जाकर आपको फायदा होगा। कल के भविष्य में आपको अच्छा लगेगा। संचारण के बारे में बताइए। तो हाथ चला के। संचारण प्राकृतिक है, एक प्रकार संचारण प्राकृतिक का एक भाग होता है। अच्छा, मतलब संचारण प्रकृति में होने वाली एक टॉक्सिक का नामकरण किया है ना। चलिए अब दहन की क्रिया के बारे में बताइए। हाथ का उपयोग ज़्यादा कीजिए, तभी आपका प्लस पॉइंट मिलेगा, तब ना सब्सक्राइब और लाइक मिलेगा आपको। हमारे दहन की क्रिया बोलिए। दहन की क्रिया बोलिए। हमारे दैनिक जीवन में जो यहाँ लिखा हुआ उसके आधार से या जिससे मर्जी है वैसे आप बोल सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जैसे हम जानते हैं कि ईंट बालू शीशा मिट्टी पत्थर आदि को जलाने का प्रयास किया जाए तो ये नहीं जल पाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये अदहनशील पदार्थ हैं। हाँ, चलाते हैं। और पेट्रोल किरोसिन स्प्रिट कागज आदि को जलाने से ये आसानी से जल उठते हैं, क्योंकि ये दहनशील पदार्थ हैं। हाँ, तो हाथ ऊपर रखिए। उसका जवाब जब भी दीजिए, जितना बात बोलिए उतना लेफ्ट राइट करते रहिए, लेफ्ट राइट। चलिए दहन और ज्वाला के बारे में बताइए। दहन किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में ले जाने पर उष्मा या प्रकाश उत्पन्न होती है, जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। बहुत बढ़िया बात। और दहनशील या ज्वलनशील किसे कहते हैं? दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील कहते हैं, और अदहनशील या अज्वलनशील दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील कहते हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन के बारे में बताइए। इसमें जो दिया हो उसको मैं पूछ रहा हूँ। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, यद्यपि दहन की क्रिया प्रायः ऑक्सीजन वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। चलिए अच्छा, ये बताइए दहन का अपोषक के बारे में बता सकते हैं? जो पदार्थ दहन क्रिया में सहायक नहीं होता है उसे दहन का अपोषक कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। दहनशील और दहन के पोषक के बारे में पता है? दहनशील कौन कौन चीज़ होता है? दहनशील से कार्बन, मैग्नीशियम, मोमबत्ती, गंधक इत्यादि। ठीक है। पोषक वायु, नाइट्रोजन, क्लोरीन इत्यादि। चलिए अब यहाँ कुछ ऐसा दिया हुआ है, दहन के लिए आवश्यक शर्तें दिया हुआ है, बता सकते हैं ना? दहन के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। दहन में अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, करके बोलिए, इसमें नंबरिंग क्या हुआ? 1 नंबर दहन में पर्याप्त आपूर्ति होने पर। 2 नंबर दहन की ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर। पोषक पदार्थ की उपस्थिति इसमें है। दहन की पदार्थ की उपस्थिति 1 नंबर है। दूसरा में दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति है। तीसरा में ज्वलन ताप की प्राप्ति। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब इसका उदाहरण कुछ देख के बताइए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति के बारे में। दहनशील पदार्थ में कोई
दहनशील पदार्थ की उपस्थिति के बारे में बताइए, क्या बता रहा है? किसी पदार्थ का दहन तभी संभव है जब वह दहनशील हो। हमारे दैनिक जीवन के आधार पर हम जानते हैं कि शीशा, मिट्टी, पत्थर आदि को जलाने का प्रयास किया जाए तो ये नहीं जल पाते हैं, लेकिन कागज़, किरोसिन, स्प्रिट आदि को जलाने से ये आसानी से जल उठते हैं क्योंकि ये दहनशील पदार्थ हैं। चलिए ठीक है। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति के बारे में। किसी पदार्थ के पोषक के लिए, यहाँ लिखा हुआ है किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक है कि यह क्रिया दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति में हो। तो कैसे बता सकते हैं आप इसका उदाहरण देकर? उदाहरण देकर जलती हुई संठी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरे एक गैस जार में ले जाने पर संठी बुझ जाती है। पूरा चमकाइए आप। नेता जैसे चमकाता है, बहुत स्टूडेंट भी चमकाते हैं, तो इसलिए एक्टिविटी कैसा, हम जान रहे हैं पहली बार प्लेटफॉर्म पर आए, लेकिन हाथ को चलाते रहिए, ये सीखने की मौका है आपको। हाथ इतना चलाए कि अगला वाला देख के भी दंग हो जाए कि इतना हाथ चल रहा है। हाथ को हर पॉइंट पे चलाइए, एक शब्द बोलिए, हाथ उतना चलाइए। चलिए बोलिए। अच्छा, अगला बोलिए ज्वलन की प्राप्ति बोलिए। ज्वलन ताप की प्राप्ति। सभी पदार्थ एक ही ताप पर जलना प्रारंभ करते हैं, बल्कि भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न ताप पर जलते हैं। अच्छा, ये भी हो गया आपका। ज्वाला के बारे में बोलिए अब। ज्वाला के बारे में। सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। और इसका कुछ जानकारी दे सकते हैं सभी दोस्तों को? तस्वीर में अब इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, 1 और 2 करके। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, और दूसरा दिया है ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। मतलब एक में पर्याप्त आपूर्ति, एक में अपर्याप्त आपूर्ति है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग नीला आता है और यह प्रकाश बहुत कम देता है, इसलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला या अप्रदीप्त कहते हैं। चलिए ठीक है, अप्रदीप्त और प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति बोलिए। इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। अच्छा। इसमें निर्मित ज्वाला का रंग पीला होता है। अच्छा। क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से उसके वाष्प में बिना जले हुए और कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं, जो तप्त होकर चमकने लगते हैं, इसे प्रकाशमान ज्वाला। चलिए, मैं अब लास्ट पे हूँ। ये बताइए, मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में बता सकते हैं? यस, बोलिए। मोमबत्ती ठोस होती है। मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है, बत्ती और वाष्प में परिवर्तित होता है। यही वाष्प ऑक्सीजन, वायु ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। इसे मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। यह पीला एवं प्रकाशमान होता है। अच्छा, और रंग कैसा होता है इसका? पीला। और इसका रंग पीला होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन का संपर्क अपर्याप्त आपूर्ति रहता है इसमें ऑक्सीजन का। ठीक है, अपर्याप्त। इसमें मंडल कितना होते हैं? इसमें 3 मंडल होते हैं। से बताइए। 3 मंडल होते हैं इसमें 3 मंडल होते हैं। हाँ, कौन कौन? प्रकाश 3 करके बताइए। प्रकाशहीन मंडल, नॉन लुमिनियस जोन। हाँ। प्रकाशमान मंडल। दूसरा 2 उंगली निकालिए। दूसरा प्रकाशमान मंडल, लुमिनियस जोन। तीसरा केंद्रीय मंडल, सेंट्रल जोन। इसका तीनों परिभाषा याद है आपको? केंद्र मतलब केंद्रीय जोन किसको, केंद्रीय मंडल किसको कहते हैं, प्रकाशहीन मंडल किसे कहते हैं, प्रकाशमान मंडल किसको कहते हैं, पता है आपको? बहुत पता है कुछ। तो बताओ, जो ही पता है बताइए। प्रकाशमानहीन मंडल में इस भाग में मोम के वाष्प, इस भाग में मोम के वाष्प का पूरा जल जाता है ना, मोम का वाष्प पूर्ण दहन हो जाता है और इसका रंग नीला होता है। इसका रंग नीला नहीं होता, वो तो केंद्रीय जोन का होता है, केंद्रीय मंडल को होता है, या नीला होता है केंद्रीय मंडल में। इसमें रंग की कोई बात नहीं है, इसमें लिखा हुआ है यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। अच्छा, प्रकाशमान मंडल के बारे में बता सकते हैं या केंद्रीय मंडल के बारे में? प्रकाशमान मंडल में लिखा हुआ है इसमें, जो मैं बोलना शुरू करता हूँ, आपको याद होगा तो बोल सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। इसका रंग
नीला होता है, नहीं, इसका रंग नीला नहीं होता, इसका रंग तो पीला होता है, प्रकाश मंडल है ना। इसका रंग पीला होता है और ताप मृदुल होते हैं। ठीक है, बढ़िया है। केंद्रीय मंडल के बारे में बोलिए। इसमें मतलब ये नीला होता है, लेकिन इसमें बिना जले हुए मोम होते हैं और ये बत्ती को घेरे रखता है। अच्छा, और आगे? इसमें कार्बन के इसमें दहन क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन की संपर्क में नहीं आ पाती है। अच्छा, इसलिए इसका भाग अवधान का क्षेत्र भी कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आ गया है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, याद है आपको कुछ? ये नहीं लेते। चलिए, तो आप ये क्लास किए ही नहीं है या उस दिन थे ही नहीं। अब देख लिए आप लोग, जो मेरा ये सब्जेक्ट था, इसको फटाफट ये इन्होंने कैसे जवाब दिया। और आप देख रहे हैं कितना पेज का था, भले ही छोटा पेज हो, छोटा ही क्वेश्चन हो, और जवाब देने में ये कभी पीछे नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक कुमार। अब मैं मनोकामना आपका जो होगा वो तो पूरा होगा ही हो। मैं माता से क्या करता हूँ, कामना करता हूँ कि आपकी ज्ञान और बुद्धि को, सद्बुद्धि को क्या करे और विख्यात करे और विशेष दे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप जा सकते हैं। भाई इसको हम ले लेते हैं। तो देखिए आप लोग, ये मैं इन्हें क्लास में सिर्फ ड्यूटी के रूप में रखा था, क्योंकि अभी कोरोना काल है कि किसी न किसी एक लड़के की ज़रूरत होते हैं, तो मैं इनको रखा हुआ था। और ये देखते देखते इतनी अच्छी ड्यूटी दिए कि ये बहुत बढ़िया सफल आपके सामने में दिखाए हैं। अगर जो आपको ये अच्छे लगे होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करने की कोशिश कीजिए कि ये आने वाले कल में जो भी छोटे स्टूडेंट होंगे, क्लास की कोई मायने नहीं रखता है। मैंने एक बात बताया हूँ, क्या बताया हूँ, कुछ बता सकते हैं दीपक बाबू? तो आके बता दीजिए फिर से। अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, अब दीपक के बाबू के मुंह से बोलना चाहता हूं। क्या मैं बोला हूं? हो गया। विक्रम सर का कहना है कि इंसान को कामयाब होने के लिए काबिल बनना चाहिए। अगर जब हम काबिल बन जाएंगे तो कामयाबी खुद ब खुद हमारे कदम चूम लेगी। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा यही कहना है कि पढ़ना तो सभी लोग पढ़ते हैं। अभी जो नहीं पढ़ते भी होंगे, जो क्लास नहीं करते होंगे, 9th-10th में नहीं होंगे, 11th-12th में नहीं होंगे, वो भी किसी वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सीखते होंगे। ज़रूर हैं, बहुत ऐसे हैं नागरिक जो सीखते ज़रूर होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी क्लास का होना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बात की है कि हमें काबिलियत होना चाहिए, कुछ चीज़ का जानकारी अवश्य होना चाहिए। क्लास से कोई मैटर नहीं है। क्लास तो किताब में लिखा हुआ, उसको आप पढ़ के आगे बढ़ के सब काम कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। अगर एग्ज़ाम ना हो तो क्लास में, अभी देखते हैं कोरोना काल में 2 साल हो चुके हैं, इसमें कोरोना काल का जो है अभी तक हम देख रहे हैं प्रोटोकॉल के नियम से एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। और मुझे ये पता भी है कि स्टूडेंट जितने भी हैं वो क्या करते हैं, क्या हुआ, स्टूडेंट भी हैं पढ़ना बंद कर चुके हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए, खूब पढ़िए, ये नहीं कह रहा, लेकिन आपका जो ड्यूटी है ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी करना आवश्यक है। और भले लॉकडाउन हो, आपके लिए लॉकडाउन है ना। अभी देखिए ड्यूटी किसका, प्रशासन का ड्यूटी है, पदाधिकारी का ड्यूटी है, डॉक्टर का ड्यूटी है। सड़क पे मतलब प्रशासन भर दिन और भर रात ड्यूटी दे रहे हैं, डॉक्टर भर दिन भर रात ड्यूटी दे रहे हैं। तो आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपका क्या काम है, पढ़ने का काम है। तो आप लोग भी अपने घर पर जहाँ हैं सेफ में रहते हुए वीडियो के माध्यम से, बुक के माध्यम से, बुक तो आपके सबसे बड़ा साथी है, उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। सही बात है ना। तो मैं जो दिया आपके सामने में शो किया, ये छोटा सा डेमो था। इससे भी बड़ी बड़ी क्वेश्चन डील करके ये लड़का रखा हुआ है। देखते देखते मैं कभी फिर ऐसा मौका आएगा, फिर मैं आपके सामने में उस लड़के को पेश करूँगा। और इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब सबसे अधिक करना होगा और शेयर भी बहुत अधिक करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।